गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में पोल साइंस की जो आपकी सेकंड बुक है समकालीन विश्व राजनीति वो शुरू करने जा रहे हैं। पहली बुक हमने स्वतंत्र भारत में राजनीति उसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम जो आपकी सेकंड बुक समकालीन विश्व राजनीति है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट लेसन है आपका शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या था? शीत युद्ध का अर्थ था कि अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच जो व्यापक संबंध थे वो तनाव भरे थे, भय वाले थे और ईर्ष्या पर आधारित उनके जितने जो भी संबंध थे वो एक ईर्ष्या से भरे हुए थे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें क्यूबा का मिसाइल संकट। 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा जो शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा तख्तापलट कर दिया जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उस कूट नायक जो था तथा वित्तीय सहायता उसे देता था। 1962 में खुर्जेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। तो क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार कुछ ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन जो युद्ध था क्यूबा ने मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लिया युद्ध के डर से। ठीक है, तो उसके बाद आदेश दिया गया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता था। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं था। जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच तनाव, संघर्ष ये सारी एक श्रृंखला को जारी कर रही थी। तो जितने भी इसके मददगार बने, साथी देश बने, ठीक है, लेकिन सब ने अपनी अपनी महाशक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। जो संघर्ष में युद्ध के रूप में ले लिया जाना था वो सब इसमें हुआ। तो शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला नहीं था, बल्कि इसके विचारधारा के स्तर पर एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध कर दिया जाए। शीत युद्ध क्या था? दूसरे विश्व युद्ध का समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1945 में मित्र देशों और धुरी राष्ट्र के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। ये सभी के सभी देश आपस में एक दूसरे की सहायता करते नजर आए। तो शीत युद्ध की जो प्रमुख सैन्य विशेषताएं थी उस पर ध्यान दिया गया। सभी लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे, अपने अपने देश की उन्नति के बारे में सोचने लगे। तो शीत युद्ध का जो समूची मनुष्य जाति पर मंडराता हुआ खतरा था वो जैसे तैसे संभाल लिया गया। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जो था वो विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए लगी हुई थी। ये सारी की सारी दोनों महाशक्तियाँ दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंटकर रह गई थी। ऐसे में एक मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। तो देश छोटा हो चाहे बड़ा हो वो अपने आप को युद्ध के संकट से बचाना ही चाहता है। तो शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो चुका था। तो ये दो गुट आपस में क्या चाहते थे कि जितने भी देश हैं वो हर एक चाहे छोटा चाहे बड़ा उसको अपनी शक्ति के अनुसार अपने देश में या अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। तो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से ये कहीं ज़्यादा बेहतर थे। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा की जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था।
शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यह ध्यान देने की बात थी कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। तो ऐसे कई मौके आए जिसने शीत युद्ध के संघर्ष और कुछ गहन संकटों को टालने के लिए दोनों गुटों के बाहर देशों ने कारगर भूमिका निभाई। यानी कि कोई भी देश नहीं चाहता था कि ये दोनों गुट आपस में कोई लड़ाई करें या कोई ऐसा युद्ध हो जिससे पूरे विश्व को इसका सामना करना पड़े। द्विध्रुवीय को चुनौती, गुट निरपेक्षता। तो हर एक देश अपने आप देश की तरक्की में लगा हुआ था, तो वे एक गुट में नहीं मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि गुट निरपेक्ष होकर हम सबकी मदद करें, जिससे अगर हम एक गुट में मिल जाते हैं तो दूसरा गुट हमें किसी तरह की हानि ना पहुंचा सके। इसलिए हमें दोनों गुटों की सहायता करनी होगी या हमें निष्पक्ष रहना होगा, बिना किसी गुट के हमें किसी का भी साथ नहीं देना होगा। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज एक मध्य का काम करने वाले देश भर नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश जितने भी देश थे वो अन्य अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था। इन देशों के सामने चुनौतियां क्या थी कि आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने की, यानी कि जो जनता गरीबी से उबरने के लिए तैयार थी उस जनता के लिए कोई नुकसान न हो, इसलिए इस नीति को बनाया गया। भारत और शीत युद्ध। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमबंदी से अलग रखा, और दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चुंगल में मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के खेमे में जाने की पुरजोर विरोध किया। यानी कि भारत क्या चाहता था? भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी, ठीक है। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। यानी कि हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर कर भाग रहे हैं या हमारे अंदर कोई मतभेद है। हम सिर्फ इन दोनों देशों से जो युद्ध के लिए तैयार हैं इनसे अलग रहना चाहते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू क्या थे? नेहरू चाहते थे गुट निरपेक्षता राज्य, यानी कि उन्होंने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर अपना गहरा विश्वास जताया, जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में ना सही पर उसकी जकड़ जो ढीली थी उसको करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत ने अपना साथ ऐसे दिया कि युद्ध ना हो, ठीक है, जिससे किसी को भी हानि ना पहुँचे। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति के पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। कि देश बड़ा है या छोटा है उसे किसी के भी पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों के दोनों गुटों से अलग रहने के लिए प्रेरित किया, इसलिए कि कोई भी देश को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये लेसन था बेटा, आपका रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।